नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 29 जुलाई 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। तो हमारा पहला हेडलाइन है चैटिंग द पाथ फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के लिए वार्तालाप अभी शुरू हो गया है। इसमें दो तीन मुख्य बातें अभी ध्यान दी जा रही है। जो सेंसेक्स यूज किया जाएगा वो 2011 का पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाएगा और उसके बाद जिस राज्य का भी इनकम कम है उसे थोड़ा ज्यादा फंड दिया जाएगा 16th फाइनेंस कमीशन में। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है अ स्पेक्टेकल ऑफ रिपेंडेंस एंड सिंबॉलिक इंक्लूजन। इसमें सिंपली कहा जाता है कि अगर आप किसी को उनके पहचान से किसी की बेइज्जती करते हैं तो पश्चाताप करने से क्या उनका आत्मसम्मान वापस आ जाता है। राइटर पूरा ये आर्टिकल दिए हैं। अगला आर्टिकल है इंडिया जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन पीस टाइम कोऑपरेशन। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उनसे अभी हाल ही में जापान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें वार्ता ये हुई है कि जो शिंकुकु आइलैंड है जहां पे जापान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं एलएसी में इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये दोनों विषयों पे जापान और भारत एक दूसरे का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। ठीक है। अगला आर्टिकल है लैंड यूज चेंजेस पुटिंग रॉकी एड्रेसेस ऑफ एनिमल्स अंडर स्ट्रेस इन सह्याद्री प्लेट्यूज। इसमें बात कही गई है कि जो हमारे प्राचीन काल से चलती आ रही थी, जो एक सिंपली चलता रहा था ग्रेन कल्टीवेशन, अनाजों का जो खेती होता था, अचानक से उधर बदलकर मैंगो का मोनोकल्चर शुरू कर दिया गया है, जिससे वहां के इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा और जितने भी इंसेक्ट्स और जितने भी एनिमल्स रहते थे जो डिपेंडेंट थे वहां के स्टोन्स में के इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता जा रहा है। ठीक है। अब शुरू करते हैं विस्तार से। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो फाइनेंस कमीशन क्या होता है। यह केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में गठित एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। पहला आयोग 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत स्थापित किया गया था। व्यक्तिगत आयोग संदर्भ की शर्तों के तहत काम करते हैं जो हर आयोग के लिए अलग अलग होते हैं और वे वित्त आयोग की योग्यता, नियुक्ति और अयोग्यता, पद योग्यता और शक्तियों की शर्तों को परिभाषित करते हैं। संविधान के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, और 4 अन्य सदस्य होता है, यानी कि 1+4। प्रत्येक फाइनेंस कमीशन को निम्नलिखित सिफारिशें करनी होती है। तो कौन कौन सी सिफारिशें उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो राज्यों के साथ केंद्रीय करों का बंटवारा, उसके बाद राज्यों को केंद्रीय अनुदान देना, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्यों के वित्त में सुधार का उपाय बताना, इससे संबंधित कोई अन्य मामला भी होगा तो उसका भी निपटारा करेगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आवश्यक क्यों है। भारतीय संघीय प्रणाली केंद्र कर राजस्व का बहुमत एकत्र करती है और राज्यों अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं को वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो कराधान शक्तियों सहित शक्ति के विभाजन की अनुमति देता है। कभी कभी इसके कारण और विशाल क्षेत्रीय असमानताओं कारण राज्यों को उनके द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक व्यय करना पड़ता है। इसी के समाधान के लिए, संतुलन के लिए ये फाइनेंस कमीशन को स्थापित किया गया है। इन असंतुलन को दूर करने के लिए फाइनेंस कमीशन राज्यों के साथ साझा की जाने वाली केंद्रीय निधि की सीमा की सिफारिश करता है। सुधार पूर्व अवधि में फाइनेंस कमीशन की सिफारिश उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि केंद्र के पास राज्यों को मुआवजा देने के अन्य तरीके थे, जैसे योजना वित्त पोषण। योजना आयोग जो था अब स्थगित हो गया है। सुधारों के बाद 1991 के बाद पीएसयू निवेश कम कर दिया गया और 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, जिससे फाइनेंस कमीशन का जो है भारत के राजकोषीय संघवाद का एकमात्र वास्तुकार और संतुलन पहिया बन गया है। इसी के कारण फाइनेंस कमीशन का जो वैल्यू है वो बढ़ता गया योजना आयोग के समाप्ति के बाद। जिन पर सोलवेंस कमीशन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये मुख्य बातें ये हैं। यहाँ पे 2 बातें ध्यान देने योग्य है। वर्टिकल में फंड्स जो डिवीजन होता है वो एमंगस्ट स्टेट्स के बीच में होता है, वहीं हॉरिजॉन्टल में फंड्स का जो डिवीजन होता है वो स्टेट्स और यूटीज के बीच में होता है।
तो 16वें फाइनेंस कमीशन के टीओआर को प्रभावित करने से पहले सरकार की चुनौतियां यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के बीच विभाजन को और गहरा किए बिना ऐसा हो। उपकर मतलब कि शेष और अधिभार सरप्लस लगाने पर रोक लगे। राजस्व बढ़ाने के लिए कर बढ़ाना स्पष्ट विकल्प है, लेकिन ऐसा करने के लिए केंद्र को राज्यों को 41 पैसे प्रत्येक जुटाए गए रुपए में, मतलब 41%, ठीक है, प्रदान करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर यदि वह पहले जो 15 कमीशन था उसमें 32% से बढ़ाकर 42% राज्यों का अनुदान कर दिया गया, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर को हटाया गया तो 28 राज्य हो गए, उसके बाद इसको 41% कर दिया गया, ठीक है। तो यदि दूसरी ओर यदि वह अधिभार सरप्लस के माध्यम से धन जुटाता है तो उसे प्रत्येक रुपया अपने पास रखना पड़ता है। फाइनेंस कमीशन को उन शर्तों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसके तहत उपकर और अधिभार लगाए जा सकते हैं, और साथ ही जुटाए जाने वाली राशि की सीमा निर्धारित करने के लिए एक तंत्र भी होना चाहिए। इसमें एक स्लैब देख लेते हैं जो 15 फाइनेंस कमीशन का था। इनकम का जो डिस्टेंस था वो 45 था। अभी वर्तमान में उम्मीद की जा रही है जो 16 फाइनेंस कमीशन होगा उसमें जो गरीब राज्य होंगे जिनका इनकम कम होगा उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और थोड़ा ज्यादा फंड उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। पिछली बार जो फाइनेंस कमीशन था उसमें जो हम सेंसेक्स यूज किए थे वो दोनों का, लेकिन इस बार हम लोग 2011 का सेंसेक्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद एरिया के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छे से देख रहे हैं जिससे कि साउथ स्टेट का हित को भी पूरा किया जा सके। उसके बाद फॉरेस्ट और इकोनॉमी को जो बरकरार रखा है, बना के रखा है, जैसे साउथ स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं वो फॉरेस्ट कवर्स को मेंटेन रखते हैं, तो उसका प्रोत्साहन के लिए भी उन्हें केंद्र द्वारा बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं रेस्ट्रेंट ऑन फ्रीवीज, मुफ्तखोरी पर लगाम। सिद्धांत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ऐसे लोक लुभावन खर्चों पर नियंत्रण के रूप में काम करना चाहिए। हालांकि सरकारों ने ऋण को बजट पुस्तकों में दिखाए बिना बढ़ाने के लिए नवीन तरीके का इजाद कर लिया है। सही है। में एक बात और कही गई है कि नवंबर 2017 से जब 15th फाइनेंस कमीशन को लागू किया गया तो उस समय परिस्थितियां इतनी खराब हो गई, एक कोविड आ गया, उसके बाद फिर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो गई इस कारण से, और अनेक राज्यों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो अनबैलेंस हो गया। इसी के लिए अभी वर्तमान में 16 फाइनेंस कमीशन को इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से 42 कर दी थी। जब भारत में राज्यों की संख्या घटकर 28 कर दी गई तो इसे संशोधित करके 41 कर दी गई। 2020-21 से 23-24 के दौरान केंद्र के सकल कर राजस्व में राज्यों की प्रभावी हिस्सेदारी औसतन 31% के करीब थी, जो 2015-16 से 19 के दौरान लगभग 35% की संबंधित, मतलब कि ये घटती जा रही है, काफी कम थी। यह 2020-21 से 2023-24 के दौरान केंद्र के GTR के 18.5% उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी में 15-16 से 19 के दौरान ये भी घटती जा रही, कि अत्यंत वृद्धि कारण था। शेष और सरचार्ज पर इस तरह भारी निर्भरता की 16वें वित्त आयोग द्वारा जांच की आवश्यकता है। शेष और सरचार्ज भी एक मुद्दा है जिसे याद रखिएगा, जिससे कि हम आंसर्स में लिख चले। एक नवाचार जो इस संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है वह है एक ऋण परिषद की स्थापना करना। यह भी याद रखिएगा, ऋण परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया है राइटर के द्वारा अभी द हिंदू के आर्टिकल में। जैसा कि 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है, इस स्वतंत्र निकाय को केंद्र और राज्य सरकारों को ऋण परिमाण और प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। 16वें वित्त आयोग को गैर योग्यता सब्सिडी के विषय की विस्तार से जांच करनी चाहिए। एक सब्सिडी की बात आ गई, यहाँ पे एक कमेटी बनाने की बात आ गई। हालांकि अनुदान का निर्धारण करते समय अनुचित सब्सिडी को बाहर करने के लिए वित्त आयोग राजनीतिक विवादों में फंस सकता है। ये तो बात सही है कि कोई भी बेहतर स्टेप लेने से पहले यहाँ के राजनीतिक स्थितियों को जरूर संदर्भित करना पड़ता है। साथ ही कोई भी सब्सिडी और राजकोषीय घाटे के संबंध में ढील नहीं बरत सकता। इसीलिए फाइनेंस कमीशन को राज्यों के राजकोषीय घाटे को सीमा के भीतर
रखने पर सख्ती बरतनी चाहिए। इसे राजकोषीय घाटे को बनाए रखने पर राज्यों को सही तरीके से प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए क्षैतिज वितरण में एक मानदंड के रूप में राजकोषीय वितरण को भी शामिल किया गया और उन लोगों के लिए और उन राज्यों पे भी लगाम लगाया जाएगा जो फिस्कल डेफिसिट को एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो उन पे एक निश्चित दंडात्मक कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अ स्पेक्टेकल ऑफ रिपेंटेंस एंड सिंबॉलिक इंक्लूजन। इसमें सिंपली ये कहा गया है राइटर के द्वारा कि जो मामला था एमपी का, जुलाई में फर्स्ट वीक में ये मामला था कि एक एसटी कम्युनिटी के आदमी पे एक तथाकथित उच्च जाति का व्यक्ति उस पे पेशाब कर दिया था, जिसके कारण ये मामला उजागर हुआ और सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। उसके बाद 2-3 दिनों के बाद उस आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया और उसे सजा दे दी गई और उसके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उसे अपने आवास पे बुलाकर उसका पैर धोते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो सत्कार किया जा रहा है एक सीएम के द्वारा एक एसटी का, तो क्या उसके आत्मसम्मान की रक्षा को नजर में रख के या फिर आने वाले लोकसभा के चुनाव को नजर में रख के। तो इसी पे जो राइटर हैं अपना व्यू देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक ऊंची जाति के पदाधिकारी के अशोभनीय व्यवहार की एक वीडियो क्लिप उन्हें मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया था, जो जुलाई की शुरुआत में साझा किए जाने के बाद वायरल हो गया, जिससे हंगामा मच गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और उसने सख्ती दिखाने के लिए की कोशिश करने में आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया और उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। लेकिन इस चीज ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया कि शायद घटना से भी ज्यादा वह तमाशा है। ठीक है, तमाशा वर्ड का उपयोग किया गया है, ये बस दिखावा है। जो कथित घटना के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित किया गया मीडिया की चकाचौंध में श्री चौहान ने मीडिया की चकाचौंध में, ये सिर्फ और दिखावा है, एक पब्लिक स्टंट है। चकाचौंध जैसे ही बात आ गया मतलब कि प्री प्लान्ड है, में श्री चौहान ने पीड़ित है जेंट्स था के पैर धोने की रस्म निभाई। यह तमाशा 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सबसे पहले वीडियो क्लिप के जवाब में शक्तिशाली काउंटर ऑप्टिक्स बनाना, दूसरा यह अत्याचार के लिए पश्चाताप का एक सार्वजनिक कार्य मनाया जाना। ये दोनों स्थितियां क्या उजागर करती है? हालांकि अनुष्ठान के सार्वजनिक प्रदर्शन ने जनता की राय को विभाजित कर दिया, जबकि मंत्रियों सहित शासन के समर्थकों ने पीड़ित की गरिमा को बहाल करने वाले मुख्यमंत्री कार्यों की सराहना की, वहीं अन्य ने इसे चुनावी वर्ष में क्षति नियंत्रण के उद्देश्य से एक नौटंकी करार दिया। यह तमाशा महज चुनावी कदम नहीं है, इसका बड़ा वैचारिक महत्व है। इसी पे राइटर कहते हैं कि इस अनुष्ठान ने पदानुक्रमित जाति आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था के भीतर समरसता लाने के लिए या सामाजिक सद्भाव के आदर्श पर जोर दिया गया है। सामाजिक समरसता या सामाजिक सद्भाव की अवधारणा हिंदुत्व की वैचारिक परियोजना के लिए अद्वितीय है और जाति प्रश्न पर इसके दृष्टिकोण को समझने की कुंजी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी राजनीतिक परियोजनाएं खुद को समानता, सामाजिक न्याय की अवधारणा के भीतर रखती है। हिंदुत्व एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने जातिगत संघर्षों को संबोधित करने के लिए एक वैकल्पिक वैचारिक शब्दावली विकसित करने का विकल्प चुना है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए जो अनुष्ठान है लोकतांत्रिक संदर्भ में उत्पीड़ित जातियों द्वारा न्याय के दावों को समायोजित करने हेतु पदानुक्रमित हिंदू सामाजिक व्यवस्था को एक जातीय पूर्ण में एकजुट करने की अनिवार्यता को संतुलित करने की आवश्यकता के कारण यह नवाचार आवश्यक हो जाता है। परंतु यह नवाचार तब तक आवश्यक होगा ना जब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, किसी भी राज्य के अगर चीफ मिनिस्टर हैं, अगर SC, ST, OBC जो पिछड़ी जाति कम्युनिटी है, अगर उन पे कोई भी उत्पीड़न होता है, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है और उसे बराबर समय देते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर बराबर कमेंट करते हैं और उसे सुधारने के लिए एक तुरंत एक्शन लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि ये पिछड़े वर्गों के सहयोग के लिए एक सोचा समझा विचार है, जो लोगों के कल्याण के लिए है, समाज को एकजुट करने के लिए है। परंतु यहाँ तो और भी मामले हुए हैं एसटीज के उसी राज्य में
परंतु उस पर तो पैर धोने का रस्म नहीं निभाया गया। तो मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अनुष्ठान के वैचारिक महत्व को समझने और इसके ढांचे के भीतर न्याय की प्राकृतिक जांच के समरसता की अवधारणा को आलोचनात्मक जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा अनुष्ठान करने के कुछ ही दिनों के भीतर राज्य में आदिवासियों और दलितों के खिलाफ अत्याचार के कई मामले फिर सामने आए। दिलचस्प बात यह है कि इस बार किसी भी पीड़ित के पैर नहीं धोए गए। यह स्पष्ट है कि समरसता या सद्भाव पीड़ितों को केवल प्रतीकात्मक सामाजिक समावेश और काल्पनिक सद्भाव प्रदान करता है। ये बस एक कल्पना है, काल्पनिक उम्मीद है, या किसी भी पीड़ित व्यक्ति को समाज में एकजुट होने का मौका दिया जाएगा। वास्तव में समानता के बिना सद्भाव का लक्ष्य केवल असमान शक्ति संबंधों की यथास्थिति को बनाए रखने के उद्देश्यों को पूरा करता है। इसलिए जाति का राजनीतिकरण करना अनिवार्य हो जाता है और समानता और अधिकारों के दावे के माध्यम से इसकी पूछताछ की जाती है। तो राइटर के द्वारा क्लियर कहा जाता है कि ये अवसर है, अवसरवादी यहाँ पे अप्रोच अपनाया गया सीएम के द्वारा। अवसर मिला तो एक महिमा मंडन कर दिया किसी व्यक्ति का जिससे उन्हें लगता है कि एसटी कम्युनिटी उनके साथ हो गए। बस ये एक अपने राजनीति के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया गया एक सोचा समझा साजिश है। नहीं तो और भी जो मामले हुए हैं उसके लिए भी सही एक्शन लिए जाते सीएम के द्वारा। इंडिया रिलेशंस के बारे में एक और कदम आगे बढ़ा है। अभी हाल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जापान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई और इसमें कहा गया कि दोनों देश जो दो मुद्दे चल रहे हैं, एलएसी का भारत और चीन का जो मुद्दा है यहाँ पे, और ताइवान स्ट्रेट में जापान का जो मुद्दा है, सेंकोकी जो है, शिंकुकू आइलैंड पे जो उनके अधिकार की बात है, जो चीन बहुत से क्षेत्रों को हड़पा हुआ है, इसी पे कहा जा रहा है कि भारत और जापान जो है ये दोनों एक दूसरे के चाइना के विवादों में समर्थन करेगा और एकजुट रहेगा, सहयोग करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारत जापान शांतिकालीन सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करेगा। मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि ताइवान स्ट्रेट में या एलएसी पर भारतीय चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में दोनों देश कैसे सहयोग करेंगे। दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री भी याद कर लीजिएगा, योशिमासा हायाशी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और जापान अपने शांतिकालीन सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करेगा। उन्होंने इस सवाल को दरकिनार कर दिया कि ताइवान जलडमरू भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में दोनों देश कैसे सहयोग करेगा। एक बार यहाँ पे मैप देख लेते हैं। चाइना और जापान यहाँ पे है। यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, इसमें जो छोटे छोटे जो आइलैंड है इसी विवाद चल रहा है। यहाँ पे शिंकुकी जो आइलैंड है इस पे चाइना अपना अधिकार जमाता है, परंतु जापान यहाँ कहता है कि ये मेरा आइलैंड है। पारंपरिक रूप से ये इसी का आइलैंड था, परंतु अभी चीन जो है ज्यादा से ज्यादा हथियाने के स्थिति में है, किसी चीज पे अधिकार करने की प्रयास करता रहता है। ठीक है, तो लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं यूपीएससी में। जो इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भी एक नजर डाल लेते हैं कि 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया जो हैं वो भारत और चीन के बीच में विवाद का कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल में कुराइक जो है, सिपकिला में, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में बराहोती और पुलान सौंदा। ठीक है, ये जो प्लेसेस हैं, ये जो लोकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप आंसर्स में भी लिख सकते हैं, आईआर रिलेशंस में भी लिख सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अरुणाचल में नामखा चाओ और सुमदरोंग चू, अशफिलो लोंगजू, ये सारे क्षेत्र में भी यहाँ पे चीन अपना अधिकार जमाता है। और एक फिगर देख लेते हैं, ये जो कुछ क्षेत्र हैं जिसे चाइना अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। ठीक है, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी के साथ दिल्ली में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश भविष्य की विश्व व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने में प्राकृतिक भागीदार है।
जापानी समाचार पत्र निक्केई, ये समाचार पत्र भी याद रखिएगा, निक्केई के एक सवाल के जवाब में श्री जयशंकर ने कहा, यह वास्तव में शांतिकालीन सहयोग है जब आपकी परीक्षा होती है। ताइवान में युद्ध की स्थिति में भारत से किस तरह की युद्धकालीन सहयोग की उम्मीद की जा सकती है? ताइवान स्ट्रेट के खिलाफ किसी भी संभावित चीनी सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर चीन और जापान में कोई भी ताइवान स्ट्रेट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें इंडिया भी सपोर्ट करेगा। उन्होंने विस्तार से कहा कि मैं कहूंगा कि हमारे लिए चुनौतियां यह है कि हम अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए हर दिन हर संभव तरीके से काम करते हैं, चाहे वह अर्थशास्त्र, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल डोमेन या महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा भी हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने भारत जापान यह सुनिश्चित कर सकता है कि कई सबसे खराब आकांक्षाओं को साकार नहीं किया जाएगा। किसी भी देश, इसमें ये संकेत दिया जा रहा है कि चीन का जो अवैध तरीके से किसी भूमि को हथियाने का जो हथगंडा है, तरीका है, इस आशंका को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए कड़ी चेतावनी दी जाएगी और उसे पीछे ढकेला जाएगा। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। लैंड यूज चेंजेस पुटिंग रॉकी एड्रेसेज ऑफ एनिमल्स अंडर स्ट्रेस इन सह्याद्री प्लेटू। पहले सह्याद्री प्लेटू देख लेते हैं। ये वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये गुजरात से शुरू होता है और गोवा तक जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सह्याद्री। तो अब जो मामला है सह्याद्री में, क्या हुआ है कि जो महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है वहां पे पहले से अनाज का जो खेती होता था, पारंपरिक खेती होता था, परंतु अभी हाल ही में उसको मैंगो का मोनोकल्चर किया गया है, ठीक है। मैंगो का, आम का बड़ा बड़ा बगीचा लगाया गया है, जिसके कारण जो वहां की पत्थरों में इंसेक्ट्स रहते थे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते थे, उनके पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंच रही है। बहुत से जीव जंतु को प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी को पूरा आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र के सह्याद्री पठारों में पारंपरिक स्थानीय अनाज की खेती से आम और काजू के मोनोकल्चर बागानों की ओर तेजी से बदलाव के कारण उभयचरों, कीड़ों और सरीसृपों को प्रभावित कर रहा है, जो ढीली चट्टानों की फसल के नीचे रहते हैं। 5 वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह पता लगाने के लिए काफी समय 7000 से अधिक चट्टानों को उलट दिया और उसे पता चला कि चींटियों से लेकर सांपों तक के जानवर चट्टानी आवासों में भूमि उपयोग परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका अध्ययन ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन, एक सहकर्मी समीक्षित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसमें कहा गया वैज्ञानिकों ने जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया, उसमें सफेद धारीदार वाइपर गेगो, ये सब याद रखिएगा स्पीशीज के बारे में, हेमिडेक्टाइलस एल्वोफाइसाइटस शामिल है, जो केवल महाराष्ट्र के, ये बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और ये इंडमिक है, बस इतने ही क्षेत्र में पाया जाता है, जो केवल महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में पाया जाता है। एक बार फिर से नाम बोल देता हूं मैं, सफेद धारीदार वाइपर गेको, जिसे हेमिडेक्टाइलस एल्वोफासियाटस कहा जाता है, ठीक है। झीलों के छोटे छोटे हिस्सों में पाया जाता है। शेष चारी का सिसिलियन, उसको कहा जाता है गेगोनोफिश शेष चारी, और एक अद्वितीय पैर रहित उभयचर जो ज्यादातर मिट्टी के नीचे रहता है, सॉ स्केल्ड वाइपर, इक्लस कैरिनेटस, चींटियां, मकड़ियां और बिच्छू। ढीली चट्टानें इन जानवरों को आश्रय देती है। कुछ स्थानीय और खतरे में गर्मियों के दौरान चिलचिलाती गर्मी और भारी मानसूनी वर्षा से चट्टानी पठारों पर जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं, लेकिन बदलती परिस्थितियों के प्रति उनकी अनुकूलनशीलता भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव की गति के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। यह समझने के लिए अधिक गहनता से अध्ययन की आवश्यकता है। पारंपरिक धान के परित्याग के, जो वहां धान का उपज होता था, उसके त्यागने के बाद सामाजिक पारिस्थितिकी प्रभाव से एक उभयचर को कैसे लाभ होता था जब धान की खेती होती थी, यही बताया जा रहा है। परंतु अभी वर्तमान समय में जो बगीचा लगाया गया है, जिससे रॉक आउटक्रॉप्स में अन्य जानवरों को नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आम के बागों के तेजी से विस्तार के परिणाम स्वरूप 25,000 हेक्टेयर से अधिक लेटराइट पठारों का रूपांतरण हो गया है। हमने सर्वेक्षण किए गए कई पठारों पर 7,000 से अधिक चट्टानों के नीचे 30 से कम जानवर पाए, जो उनकी दुर्लभता को दर्शाता है।
लगातार बढ़ते बाघों के कारण उनकी दुर्लभता और परिवर्तन की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रतिनिधि पठारी आवासों को स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में संरक्षित करने की आवश्यकता है। जो भूमि के मालिक हैं उन्हीं को ये उम्मीद की जाती है कि इन क्षेत्रों में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें भी संरक्षित की जाए। वे संरक्षित करने का अपना कर्तव्य भी रखें, जिससे कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। चट्टानों के नीचे हमारे द्वारा दर्ज किए गए कई जानवर बहुत कम ज्ञात हुए और हम नहीं जानते कि पठारों से उनके गायब होने से उनके द्वारा हमें प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कई जानवर अद्वितीय हैं और पठारों पर हमारे द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। यहाँ तक कि एक चट्टान को हटाने से भी जैव विविधता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सही बात है, सभी जीवों से ही तो बनके हमारा बायोसिस्टम बनता है और जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी है। इसीलिए तो सारे जीव जंतु जीवित है, क्योंकि सभी एक दूसरे का नीड को पूरा कर रहे हैं। पठारों, परित्यक्त धान के खेतों, बगीचों में कम ज्ञात चट्टानों पर रहने वाले पशु समुदायों की तुलना करने टीम ने उनके संरक्षण के लिए आधार रेखा स्थापित की। श्री जतिन ने कहा कि अध्ययन से उत्पन्न डेटा पठारों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में संरक्षित करने में मदद कर सकता है। तो ये था एक आर्टिकल जो सह्याद्री में निरंतर चेंज किए जा रहे हैं क्रॉप पैटर्न से, जिससे कि वहां के आसपास के जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें अफेक्ट पड़ रहा है, इकोसिस्टम पे अफेक्ट पड़ रहा है। उसी को सुधारने के लिए अभी निरंतर जो कुछ साइंटिस्ट का जो ग्रुप है उसमें सर्वेक्षण कर रहा है, सर्वे कर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का आर्टिकल। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।